ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशीष वर्मा मेरे साथ इस समय जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। और इसी के साथ पीयूष पांडे भी हमारे साथ हैं, नूर आलम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज अंबेडकर नगर से, और इसी के साथ मुजफ्फरनगर से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ कुलदीप जुड़ गए हैं। चलिए ठीक है पीयूष, सबसे पहले आपके पास आते हैं। देखो, उपचुनाव को लेकर इस समय स्थिति साफ तौर पर स्पष्ट कर दी गई, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से अब तारीखों का ऐलान हो गया है। क्या देख रहे हैं आप इस पूरे विधानसभा के अंदर, जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर क्या तैयारियां इस समय प्रशासन कर रहा है? जी विशाखा, देखिए जिस तरह कल चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है, इसको देखते ही गहमा गहमी काफी बढ़ गई है। जिस तरह से नुक्कड़ों पे, गलियों में एक तरह से जैसे सभाएं लगना शुरू हो गई हैं, चर्चा शुरू हो गई है कि इस उपचुनाव में किस तरह से किस कैंडिडेट को जिताना है या किसके पक्ष में जाना है। इस तरह से आम जनमानस की चर्चाएं शुरू हो गई है। साथ ही साथ प्रशासन ने भी कमर कसी है। धीरे धीरे जो चिन्हित एरिया है, जो कि संवेदनशील बूथ आएंगे या अति संवेदनशील बूथ आएंगे, वहां पर लगातार जो भी पुराने गैंगस्टर हैं या जो भी असामाजिक तत्व हैं, उनको लेकर एक लिस्ट बनाना, तैयार करना शुरू कर दिया है। और साथ ही साथ उनको लेकर भी एक चेतावनी जारी करना शुरू कर दिया है। और जो भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कल रात से ही एक बार गश्त जो है प्रशासन ने शुरू कर दिया है। तो एक तरफ चुनाव को लेकर प्रशासन भी धीरे धीरे अपनी कमर कसना शुरू कर दिया है, और आम जनमानस भी इसको लेकर काफी उत्साहित है और चर्चाएं जोरों पर है। ठीक है आशीष, देखिए उपचुनाव को लेकर जो स्थिति हमने देखी है, अखिलेश यादव कहते हुए आए मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर कि जंग लड़ने से पहले ही जंग को टाल दिया गया, तो हार स्वीकार कर ली गई है बीजेपी की तरफ से। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? उपचुनाव का जो डेटे जो अंदर आई है, उपचुनाव की जो डेटे जो डिक्लेयर हुई है, 10 सीटों पर ये उपचुनाव होना था, लेकिन 9 सीटों पर ये उपचुनाव हुए हैं। हालांकि जो 10वीं सीट थी मिल्कीपुर सीट पर अगर देखा जाए तो एक पिटीशन पड़ी हुई थी, जो पिटीशन की वजह से उस पर डेट नहीं दी जा सकी। हालांकि अब वो पिटीशन वापस ले ली गई है। जाहिर सी बात, जब वो पिटीशन वापस ले ली गई है तो कहीं न कहीं उसकी उस मिल्कीपुर की भी डेट आ सकती है चुनाव से, क्योंकि अभी देखा जाए तो काफी समय है और काफी समय के दौरान कहीं न कहीं इस चीज पर भी उपचुनाव हो सकता है। लेकिन जैसे ही कल उपचुनाव की डेटें डिक्लेयर हुई, वैसे ही समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर सीट को लेकर के बाकायदा तरीके से कहा कि जो अभी नहीं तो फिर वो कभी नहीं, इस तरीके का एक उन्होंने तंज कसा। क्योंकि लगातार इस चुनाव की तैयारियां सभी राजनीतिक दल कर रहे थे। समाजवादी पार्टी की अगर बात की तो समाजवादी पार्टी ने अपने 6 प्रत्याशियों के नाम तक घोषित कर दिए थे। बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने अगर देखे जाए तो नाम घोषित कर दिए। भारतीय जनता पार्टी की लगातार बैठकें चल रही थी। ऐसे में चुनाव आयोग जो डेटों का डिक्लेयर हुआ है, उस चुनाव की जो तारीखों का ऐलान किया गया है, इस चुनाव की तारीखों में अगर देखा जाए तो नवंबर में चुनाव पूरी तरीके से कंप्लीट होना है। 10 सीटों पर जो चुनाव होने पूरी तरीके से कंप्लीट होना है। ऐसे में विपक्ष ने मिल्कीपुर सीट पर जैसे ही मिल्कीपुर सीट की डेट रोकी गई और चुनाव आयोग ने ये कहा कि उसमें पिटीशन पड़ी हुई है, जिस वजह से उस पर डेट नहीं की जा सकती है, उस पर अभी चुनाव आगे किया जाएगा। तो जैसे ही ये बयान सामने आए, वैसे ही समाजवादी पार्टी ने बाकायदा मौजूदा सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। हालांकि अब जो पिटीशन फाइल की गई वापस ले ली गई है, जाहिर सी बात है जल्दी डेट मिल्कीपुर की भी सीट पर जो चुनाव होने हैं, इसकी भी डेट डिक्लेयर जल्दी ही की जाएगी चुनाव आयोग की तरफ से। ठीक है, नूर आलम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंबेडकर नगर से। क्या कुछ इस समय प्रशासन की तैयारी दिखाई दे रही, क्योंकि आचार संहिता को लागू किया गया है, पालन शुरू कर दिया गया है आदर्श आचार संहिता को लेकर, पोस्टर हटाए जा रहे हैं, होर्डिंग हटाए जा रहे हैं, क्या तैयारी इस समय बनी हुई है? देखिए विशाखा, जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर के गहमागहमी बहुत तेज थी पहले, और कयास लगाए जा रहे थे किसी हफ्ते चुनाव आचार संहिता लग सकती है, तो कल जिस तरीके से चुनाव आयोग ने डेट तारीखों का ऐलान किया तो प्रशासन पहले से कमर कसके बैठा हुआ था। जैसे ही ऐलान हुआ, उसे सारी की चारों तरफ गाड़ियां निकल चुकी है और पूरे कटेरी विधानसभा में जो भी होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगे हुए थे, सबको हटाने का काम तेज कर दिया गया है। विशाखा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अंबेडकर नगर जनपद की ये कटेरी विधानसभा जिसके विधायक थे लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी के, तो उन्होंने उस सीट को छोड़ करके सांसद
का चुनाव लड़ा और बम्पर वोट से जीत हासिल की। जी। तो लेकिन इस विधानसभा पे लगातार भाजपा कहीं कोसों दूर रही है और 1992 में एक बार जीती है। तो इस बार भाजपा कहीं कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ 2 महीने में 3 बार यहाँ जनसभा भी कर चुके हैं। और आपको बता दें कि अम्बेडकर नगर जनपद ये कटेहरी विधानसभा और अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर, ये 2 सीटें ऐसी हैं जिसकी जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने उठा रखी थी। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मिल्कीपुर का भी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अम्बेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा जो इस पे जो चुनाव होना है बहुत ही दिलचस्प होना है, क्योंकि एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ सपा है और तीसरी कभी उपचुनाव में बसपा नहीं आती थी, बसपा भी अब सामने आ गई है। कहीं न कहीं ये भी कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस भी चुनाव लड़ सकती है। तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है इस कटेहरी विधानसभा को लेकर के। लेकिन इस चुनाव को लेकर के, मतदान आचार संहिता को लेकर के प्रशासन बेहद तरीके से अलर्ट है। जी ठीक है। कुलदीप वर्मा भी हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए हैं। और देखिए कुलदीप, अगर मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो एक सीट यहाँ पर आरएलडी को मिली है, इकलौती सीट है बीजेपी के अलावा जो गठबंधन में आरएलडी यहाँ पर लड़ेगी। क्या स्थिति आप इस समय देख रहे हैं? सबसे पहले तैयारियां क्या कुछ की गई हैं और उसके बाद क्या समीकरण वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं जमीनी स्तर पर अगर बात करें? देखिए विशाखा, मैं आपको बताना चाहूंगा, बात है जनपद मुजफ्फरनगर की। जनपद मुजफ्फरनगर की जो मीरापुर विधानसभा है वहाँ पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर कल मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा व एडीएम नरेंद्र बहादुर कचहरी में पहुंचकर जहाँ पर नामांकन स्थल हो रहे हैं वहाँ पर पहुंचकर सबसे पहले तो नामांकन स्थल का निरीक्षण किया, उसके साथ साथ कचहरी का निरीक्षण किया। वहीं आपको बता दें, कल चुनाव आयोग द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर अपनी तारीखें तय कर दी थी, जिसके चलते मैं आपको क्रम से बताना चाहूंगा। 25 अक्टूबर को नामांकन दाखिल होंगे और 30 अक्टूबर को नामांकन वापसी की प्रक्रिया है। इसके बाद यूपी में 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे और 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी। वही आपको बता दें कि 2022 में मीरापुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन प्रत्याशी थे चंदन सिंह चौहान वहां से विधायक चुने गए थे। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी प्रशांत चौधरी को लगभग 23,000 वोटों से उन्हें हराकर मीरापुर विधानसभा पर जीत हासिल की थी। उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी और रालोद का गठबंधन होने के बाद बिजनौर सीट से जो चंदन सिंह चौहान है वहां से सांसद बन गए थे और उनके साथ साथ जो मीरापुर विधानसभा सीट थी वह खाली हो गई थी। वहीं आपको बता दें कि इस पूरी मीरापुर विधानसभा पर लगभग 3.25 लाख के करीब वोट है, जिसमें 1,71,000 के करीब पुरुष है और 1,51,000 के करीब मुस्लिम मतलब औरत महिलाएं मतदाता है। वहीं आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरी सीट पर विधानसभा सीट पर लगभग 1.25 लाख के करीब मुस्लिम मतदाता है। उसके साथ साथ जो और अदरवाइज है और अदर जाति के इस सीट पर वोटर है। बताया जा रहा है कि इस बार जो है मीरापुर विधानसभा सीट पर जो भी प्रत्याशी होगा वो भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन प्रत्याशी होगा। उसके साथ साथ अभी कांग्रेस और रालोद का कोई भी प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं किया। हालांकि मैं बताना चाहूंगा तो 13 नवंबर को चुनाव होंगे, इस पर जो है ये इस पर एक रोचक मुकाबला होने वाला है। अब तो देखना ही होगा कि मीरापुर की जनता किसको वोट देकर जिताती है। जी ठीक है, पीयूष के पास चलते हैं। पीयूष, देखिए फिलहाल जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर ये अपडेट हर सीट से हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, बात हमने मीरापुर सीट को लेकर की, मिल्कीपुर सीट को लेकर की, इसके अलावा अम्बेडकर नगर की जो सीटें हैं वहां पर भी बात की गई। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो देखिए 9 सीटों, हम 10 सीटों पर अगर बात करें तो किस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है? क्योंकि सपा की जो सीटें लगभग इस बार सपा की तरफ से 5 महिला उम्मीदवारों को भी खड़ा किया गया है, ये बड़ा दाव है सपा का। क्या लगता है वो 5 महिला उम्मीदवार, उनकी कितनी मजबूती है अपने अपने क्षेत्र में? जी देखिए, एक तरह से संदेश देने की कोशिश की गई है महिलाओं को टिकट देके कि महिला सशक्तिकरण या महिलाओं के लिए पार्टी कितनी सजग है, इसको लेकर भी एक संदेश दिया गया है महिला कैंडिडेटों को टिकट देकर। इसके साथ ही साथ की बात करें ना विशाखा, तो आपको बता दें कि जिस तरह मुस्लिमा सिद्दीकी जिनको की सपा ने टिकट दिया है वो 2 बार से यहाँ विधायक रह चुके हैं और बहुत मामूली अंतर मात्र 3,000 वोटों से ही वो हारे थे। तो ऐसे में बीजेपी को भी एक अच्छा कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा करना पड़ेगा, जो कि जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण निर्णय साबित करता है। उसके साथ ही साथ यहाँ
चलिए ठीक है, आपसे जानकारी मैं अभी लूंगी। इस वक्त एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, पहले वो दर्शकों तक पहुंचाते हैं। उपचुनाव से जुड़ी हुई है बड़ी खबर, जहां पर झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आपको बता दें कि बीजेपी ने 56 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगा दी है। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो मिल पा रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है और कहा यह गया है कि बीजेपी ने 56 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगाई है। ये 56 उम्मीदवार कौन कौन से हैं ये बहुत जल्द साफ तौर पर स्पष्ट होता हुआ नजर आएगा, लेकिन झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर 56 उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से तय कर दिए गए हैं। बड़ी अपडेट है उपचुनाव को लेकर, और जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड के चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान किया गया है तारीखों का, इसके बाद कहीं ना कहीं जो 56 उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से, जिनके नामों पर चर्चा पहले ही हो चुकी है, केवल औपचारिक घोषणा बाकी है, लेकिन 56 नाम पूरी तरीके से फाइनल बीजेपी की तरफ से कर दिए गए हैं। ठीक है पीयूष, देखिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पूर्व विधायक जो है यहाँ पर वो बहुत कम वोटों से उनकी जो हार है वो हुई थी, इसके बाद क्या स्थिति बनी हुई है समीकरणों को लेकर? जी 4-5 महीने पहले से ही मुस्तफा सिद्दीकी जो हैं वो आश्वस्त है कि उन्हीं को टिकट मिलेगा। स्वयं अखिलेश यादव से मिलकर आए थे, अखिलेश यादव ने आश्वासन दिया था कि टिकट आपको ही मिलेगा। इसको लेकर वो लगातार 5 महीने से तैयारियां कर रहे हैं। वे फूलपुर के जितने भी बूथ हैं या बूथ लेवल पे या गांव है वहां पर जनसंपर्क लगातार कर रहे थे। उनको पहले से मालूम था कि उन्हें ही टिकट मिलेगा और उनको किसी भी तरीके से इस सीट को जीतना है। इसको लेकर वो पहले से पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं और अब एक तरह से फाइनल रिहर्सल करने जा रहे हैं वो इन तारीखों का ऐलान होने के बाद। और उनके कैंडिडेट जो है सपा के वो वही है मुस्तफा सिद्दीकी। तो इसको लेकर काफी गहमा गहमी है और उसको लेकर जिस तरह से वो जनसंपर्क पहले से कर रहे हैं, ऐसे में बीजेपी के लिए कड़ी टक्कर होने वाली है। जी ठीक है आशीष, देखिए बात करें सपा की तरफ से, एक तो गठबंधन कांग्रेस का 2 सीटों पर 1 सीटों पर जो रहेगा वो रहेगा ही, लेकिन 5 महिला उम्मीदवार, उसके बाद जो 5 नाम है वो भी अपने आप में बड़े कद के नाम है, वो चाहे तेज प्रताप यादव का हो या फिर जो अन्य नाम हमने देखे हैं। वो सपा की तरफ से तैयारी पूरी की गई है। और अगर बात करें बीजेपी की तो देखिए सारे नए नाम लगभग जो है वो बीजेपी की तरफ से इन उपचुनाव में नए चेहरों को कहीं ना कहीं प्रयोग करने की कोशिश है। आपको क्या लगता है ये नया और सदा हुआ जो प्रयोग है वो किस पर कितना भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? सबसे पहले क्योंकि जो उपचुनाव है इस उपचुनाव में 10 सीटों पर ये उपचुनाव है और 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का जिस तरीके से जो तैयारियां थी, समाजवादी पार्टी चाह रही की 5 सीटें है वो 10 सीट समाजवादी पार्टी खेमे में रहे। ऐसे में बीजेपी की भी अगर देखा जाए तो बीजेपी की भी कहीं ना कहीं एक साख की बात है कि कुछ सीटें जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो सीट खेमे में नहीं आई, जैसे अगर अयोध्या वाली सीट की अगर बात की जाए तो जो अयोध्या की जो सीट है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी साख की बात है कि भले वो सारी सीटें हार जाए लेकिन अयोध्या की सीट में जीतने की हर हाल में जीतनी है। जिस तरीके से राम मंदिर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया गया, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा लेकर के बीजेपी लगातार हर जनसभाएं में भी कह रही है और ऐसे में अगर बीजेपी अयोध्या की सीट आती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की ये साख की बात है। अब रही नाम जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, उस प्रत्याशियों में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने समीकरणों के हिसाब से अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। अगर देखा जाए कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में जिस तरीके से महिला को टिकट दिया गया, हालांकि अभी कुछ टिकट अभी बाकी है क्योंकि जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जो तालमेल था, जो सीटों का तालमेल था वो नहीं बैठ पा रहा था, क्योंकि कांग्रेस कह रही थी 5 सीट कांग्रेस को चाहिए थी और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें नहीं दे रही थी। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट पहले ही घोषणा कर दी थी, जिसमें से एक सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के अगर देखा जाए तो परिवार में ही है। तो कहीं ना कहीं जो सीटों का जो लेकर के एक चर्चा चली आ रही थी, दोनों ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन था उस सीटों को लेकर के मंथन नहीं बैठ पा रहा था। अभी फिलहाल 6 सीटें समाजवादी पार्टी ने 6 कैंडिडेट अपने नामों की घोषणा की है, 4 नामों की घोषणा नहीं की है। इन 4 में से 4 सीटों में से देखना यही होगा कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कितनी सीट देती है, सबसे पहली ये देखनी होगी। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग ने जीतों का ऐलान कर दिया है और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी
दोनों ही तैयारियों में जुट गई है। अब देखना यही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नए चेहरों पर जो चर्चा की गई है केंद्र में, वो नए चेहरे कौन से होते, क्योंकि जिस तरीके से ये कहा गया था कि 9 सीटों पर नए चेहरे उतारे जाएंगे और एक सीट जो है आरएलडी को दी जाएगी। तो वो नए चेहरे कौन से होते हैं और इस चुनाव में नए चेहरे लेकर के भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जीत हासिल करती है, देखना होगा। ये देखने वाली बात होगी। ठीक है कुलदीप, देखिए मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर का जो वोट बैंक है कहीं ना कहीं वो आरएलडी का रहा है और आरएलडी के फेवर में जो सीट है वो कही जाती है, क्योंकि वही वोट बैंक किसान और जाट और जो भी समीकरण यहाँ पर बनते हैं वो आरएलडी के फेवर में है। आपने अभी रुझान जाने होंगे, आम लोगों से बातचीत की गई होगी, तो क्या अंदाजा लगा है कि इस बार, क्योंकि आरएलडी के पास एकमात्र ये सीट अभी उपचुनाव में दी गई है, तो कहीं ना कहीं इस सीट पर हर हाल में बहुत भारी मतों से जो जीत है वो दर्ज करना चाहेगा इस गठबंधन का जो भी कैंडिडेट होगा, क्या स्थिति बनी हुई है? बताना चाहूंगा, बात करें सन 2022 की, जहाँ पर कुछ चुनाव मीरापुर विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन प्रत्याशी चंदन सिंह चौहान ने अपने प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रशांत चौधरी थे उनको लगभग 27,000 मतों से पराजित किया था। वही आपको बता दें कि अब इस बार जो मीरापुर विधानसभा सीट है उस पर लगभग 1.25 लाख के करीब मुस्लिम मतदाता है और उसके साथ साथ अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि जो मुस्लिम मतदाता है वह समाजवादी पार्टी की तरफ जाता दिख रहा है। वही आपको मैं बताना चाहूंगा, जो चंदन सिंह चौहान है, जो उनके पिताजी थे संजय सिंह चौहान, बिजनौर से सांसद भी रह चुका है और एक तरह से जो मीरापुर जो विधानसभा है उसमें से आधा जो क्षेत्र है वो बिजनौर विधानसभा बिजनौर सांसद सीट में आता है, जिसके चलते अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार अगर चंदन सिंह चौहान की जो पत्नी है याचिका चौहान, तो अगर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय लोकदल उनको टिकट देता है तो डेफिनेटली अनुमान लगाया जाएगा कि इस बार फिर से जो चंदन सिंह चौहान की पत्नी है याचिका चौहान उनको मीरापुर विधानसभा एक बार फिर से मौका मिलने के बाद जीतने का मौका मिलेगा। चलिए ठीक है, जी जी ठीक है। देखिए तमाम जानकारी हमने दर्शकों तक पहुंचाई है और आप सभी ने, पीयूष, आशीष और नूर आलम और कुलदीप, तमाम सीटों को लेकर जो भी समीकरण इस समय बने हुए उपचुनाव को लेकर ये अपडेट है, आप सबने दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उपचुनाव को लेकर ये पूरी अपडेट इस समय बनी हुई है जो आपने अभी सुनी और देखी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।